Good morning, dear students. Today we are going to start our 9th chapter, that is घीसा, on page number 56. Okay. ये चैप्टर लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था। वो हिंदी की सबसे ज्यादा प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक थी। ठीक है। उन्हें आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्री में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला जी हैं। कवि निराला जी ने उन्हें तो हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई थी। तो उन्होंने स्वतंत्रता के पहले के भारत को भी देखा था और स्वतंत्रता के बाद के भी भारत को उन्होंने देखा था। तो इसीलिए सबके दुख दर्द को उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था और महसूस किया था। इसीलिए समाज सुधारक कार्यों में भी वो कार्यरत रही हैं और महिलाओं के उन्नति के भी काफी कार्य उन्होंने किए हैं। ठीक है। तो हिंदी की वो बहुत ही महान कवियत्री थी और साथ ही समाज सुधारक भी थी। तो ये चैप्टर उन्होंने लिखा है शिक्षक और शिष्य के बारे में, गुरु और शिष्य के बारे में, टीचर और स्टूडेंट्स के बारे में। तो देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर का शीर्षक क्या है? घीसा। घीसा कौन है? घीसा एक बच्चा है जिसकी कहानी बताते हुए कुछ संदेश दे रही हैं महादेवी वर्मा जी इस चैप्टर में। ठीक है। इस पाठ में घीसा है एक बच्चा, उसके नाम से ही इस चैप्टर का नामकरण किया गया है। तो देखो, सबसे पहले आपको एक टास्क दिया गया है। आप अपनी शिक्षिका व शिक्षक के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनकी सूची बनाइए तथा अपने सहपाठी से उस सूची का मिलान कीजिए। मतलब आप सब क्लास में बैठकर आप अपने शिक्षक के लिए या टीचर्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और एक दूसरे के साथ मैच करेंगे कौन सी बातें मैच हो रही हैं। ठीक है। कौन क्या कर सकता है अपनी टीचर्स के लिए। तो देखो, मैंने पहले ही बताया था कि ये गुरु शिष्य के बारे में है, टीचर स्टूडेंट के बारे में है ये चैप्टर। देखो क्या है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन परंपरा है। तो इंडिया में गुरु और शिष्य का रिश्ता एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता माना जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिश्ता है एक, है ना। तो गुरु शिष्य की ये परंपरा भारत में बहुत ही प्राचीन परंपरा है, बहुत पहले से चलती आ रही है, बहुत पहले से। ठीक है। हजारों करोड़ों वर्षों से गुरु शिष्य की ये परंपरा चलती आ रही है। इस परंपरा के अनेक उदाहरण देखे गए हैं। तो इस रिचुअल की, मतलब इस कस्टम, इस ट्रेडिशन की बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स देखी गई हैं इतिहास में भी। कौन से? चाणक्य और चंद्रगुप्त के। तो चाणक्य गुरु थे और चंद्रगुप्त उनके शिष्य। चंद्रगुप्त हमेशा चाणक्य के बातों से, उनकी नीति नियमों को मानते हुए और उनके सीख के राह पर चलते चलते चंद्रगुप्त सम्राट बन गए थे, है ना। तो ये गुरु शिष्य की एक अनोखी कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त की। वैसे ही है द्रोणाचार्य और एकलव्य की। द्रोणाचार्य कहा जाता है कि द्रोणाचार्य उनके गुरु थे और एकलव्य उनके शिष्य थे। हालांकि द्रोणाचार्य ने खुद एकलव्य को ट्रेनिंग नहीं दी थी, बस द्रोणाचार्य की मूर्ति रखकर, मूर्ति को देख कर एकलव्य ने धनुष शास्त्र की धनुर्विद्या प्राप्त की थी। ठीक है। बस उसकी द्रोणाचार्य की मूर्ति देखकर बस। ठीक है। द्रोणाचार्य बहुत ही प्रबल धनुर्धारी थे और उनकी मूर्ति को देखकर एकलव्य जी ने मतलब धनुर्विद्या सीख ली थी। लेकिन क्योंकि द्रोणाचार्य एकलव्य को नहीं सिखा सकते थे, क्योंकि वो एक निषाद पुत्र थे, और इसीलिए एकलव्य जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य उनकी मूर्ति को देखकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये गलत बात हो गई, क्योंकि चोरी से देखकर किसी की शिक्षा वो ले रहे थे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो जिस राज्य पे मतलब द्रोणाचार्य जिस राज्य के लिए थे, जैसे कि वो हस्तिनापुर के लिए थे, द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के गुरु थे और एकलव्य मगध का बच्चा था, मगध का लड़का था। तो इसीलिए वो मतलब ये तो देशद्रोही हो जाती अगर वो अपने राज्य को बच्चों को ना सिखाकर दूसरे बच्चों को, मतलब दूसरे राज्य के बच्चे को सिखा रहे हैं। तो वो मतलब है कि दूसरे बच्चे को वो ट्रेनिंग ज्यादा दे रहे हैं, है ना। और इसीलिए एकलव्य मतलब द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से कहा कि तुम
मुझसे सीख तो रहे हो, तो इसका मतलब मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मुझे गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दे दो। ठीक है, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तो गुरु दक्षिणा मतलब फीस, टीचर की फीस। तो वो एकलव्य ने कहा कि ठीक है, जरूर मैं दूंगा आपको गुरु दक्षिणा, मैं आपको गुरु मानता हूँ तो गुरु दक्षिणा दूंगा। तो द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, एकलव्य से उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, उनके राइट हैंड का अंगूठा ही मांग लिया, जिससे वो तीर चलाते थे, जिससे वो धनुष चलाते थे। और एकलव्य जी ने बिना कुछ देर लगाए बोला कि ठीक है, मैं आपको अपने बाएं हाथ का अंगूठा देता हूँ। और फट से उन्होंने चाकू से अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर उनको दे दिया। ठीक है, तो ऐसे थे एकलव्य, उनकी गुरु इतने मतलब प्रबल थे कि सोचो उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब जिंदगी भर वो कभी धनुष चला नहीं सकते, ये जानते हुए भी गुरु ने एक बार मांगा, और जिनको वो गुरु मानते थे उन्होंने एक बार मांगा और एकलव्य ने दे दिए। तो ऐसे ही बहुत सारे गुरु और शिष्य की कहानियां आपने सुनी होंगी। तो आदि कई ऐसे उदाहरण हैं जो आप अपने आप में अनूठे हैं, मतलब अपने आप में ही ये काफी मतलब पॉपुलर यू कैन से और अनोखे हैं। ठीक है, अनोखी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं गुरु शिष्य के बारे में। इस पाठ में भी महादेवी वर्मा ने अपने शिष्य घीसा की ऐसी ही गुरु भक्ति व शिक्षा के प्रति उसकी रुचि को दर्शाया है। तो इस चैप्टर में महादेवी वर्मा जी ने, लेखिका महादेवी वर्मा जी ने क्या किसके बारे में लिखा है, घीसा के बारे में। और घीसा कितना गुरु भक्त था, उसकी गुरु भक्ति के बारे में और शिक्षा के प्रति उसका कितना लगाव था, वो पढ़ना लिखना चाहता था, इस चीज को बताया है उन्होंने इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलो ये चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा अकारण आकर्षण रहा है। तो लेखिका शुरुआत में क्या कहती है महादेवी वर्मा जी की, गंगा पार, गंगा नदी के पार में झूसी के खंडहर, झूसी एक शहर है जो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के इलाहाबाद में झूसी एक शहर है। ठीक है, तो वही झूसी के आसपास, गंगा किनारे झूसी के आसपास जो खंडहर हैं, खंडहर मतलब पुराने, खंडहर किसे कहते हैं हम लोग, जब पुराने कोई मकान टूटा फूटा बिखरा पड़ा हुआ होता है। ठीक है, टूटे फूटे मकान का जो मतलब टूटा हुआ हिस्सा जो इधर उधर गिरा होता है, मकान ये कह सकते हो या महलों को भी कह सकते हो, जो पुराने हो जाते हैं, जिनमें कोई नहीं रहता और वो टूट कर इधर उधर बिखरे होते हैं, उन्हें खंडहर कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा के पार झूसी के खंडहर, तो झूसी में काफी ऐसे खंडहर हैं और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा अकारण आकर्षण रहा है। तो झूसी के और उसके आसपास के जो गांव हैं, उन सारे गांवों से लेखिका का एक अकारण आकर्षण रहा है। अकारण मतलब बिना किसी कारण के। ठीक है, बिना कारण का आकर्षण मतलब लगाव। ठीक है, उनका अट्रैक्शन रहा है, मतलब वो उन गांवों के प्रति वो अट्रैक्ट होती है, मतलब उनको प्यार है, लगाव है उन गांवों से। ठीक है, बिना किसी कारण नहीं है इस लगाव का, लेकिन फिर भी उनका लगाव है उन गांवों से। ठीक है, दूर पास बसे घरों से बेलबूटेदार कपड़े पहने, नगदार चूड़ियों और गिलट के कड़े युक्त हाथों में घड़े भरकर लाती औरतें अपनी मुस्कान से हमारे अंतर पर सेतु बना देती। तो देखो वो गांव की तो अलग ही मतलब एक खुशबू होती है, एक खुशनुमा नजारा होता है ना। तो गांव में जो औरतें होती हैं, वो औरतें दूर पास बसे घरों से, मतलब वो गांव के सारे घरों के जो औरतें हैं, वो बेलबूटेदार कपड़े, बेलबूटे एक मटेरियल है, वैसे उसके कपड़े पहनकर नगदार चूड़ियों, मतलब नग मतलब सुंदर डिजाइन और मतलब स्टोन दिए हुए चूड़ियां पहनती हैं वो औरतें। और गिलट के कड़े, गिलट एक कड़ा मतलब एक मटेरियल है, उसके कड़े पहनते हैं वो। कड़े मतलब मोटे मोटे चूड़ियां। ठीक है, मटेरियल यू कैन से, ये एक धातु है जिसके बने हुए कड़े ये लोग पहनते हैं, मेटल है, मेटल का वो कड़े पहनते हैं।
तो वो उनके हाथों में ये चूड़ियाँ, ये कड़े देखकर, और मतलब जैसे कि वो घड़े भरकर, मतलब कल से भरकर पानी लाती हैं, तो ऐसे देखते हुए अपनी, और वो जो मुस्कुराती हैं ऐसे अपने काम में चलते वक्त वो जो मुस्कुराती हैं, उसको उस अपने मुस्कान से हमारे अंतर पर सेतु बना देती हैं। तो लेखिका कहती है कि उनकी वो जो मुस्कुराहट है उन औरतों की, वो हमारे अंतर मतलब हमारे मन में, सेतु मतलब ब्रिज, ठीक है, हमारे मन में ब्रिज बना लेती हैं। तो जैसे कि उनके मन में पुल बना लेती हैं, मतलब अपना एक रास्ता बना लेती हैं, मन को छू जाती हैं, ठीक है, उनको दिल को छू जाती है वो मुस्कान। दिन भर पशुओं के पीछे दौड़ते और गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी नजर बचाकर मुझे देखते। तो देखो इधर उधर दिन भर पशुओं के पीछे दौड़ते और गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी नजर बचाकर मुझे देखते। तो वो टीचर थी, ठीक है, महादेवी वर्मा जी टीचर थी वहां उस गांव में। तो इसीलिए वो जब उधर से गुजरती तो जो बच्चे थे वो सारा दिन क्या करते थे, उस गांव के बच्चे बस पशुओं के पीछे, जानवरों के पीछे दिन भर दौड़ते रहते थे और गिल्ली डंडा खेलते रहते थे। मतलब वो खेल कूद में और दौड़ने धूपने में ही ध्यान था उनका, ठीक है, वो स्कूल नहीं जाते थे। और इसीलिए वो जो निठल्ले लड़के, निठल्ले मतलब निकम्मे, जो मतलब कोई काम नहीं करते, ठीक है, जो कोई काम नहीं करते, ऐसे ही खाली खाली घूमते रहते हैं, तो वो लड़के क्या करते हैं, वो भी नजर बचाकर लेखिका को देखते हैं, उनको चुपके से देखते हैं। नजर बचाकर मतलब चुपके से देखते हैं। तो यहाँ पर लेखिका ने उस गांव के, माने उन गांवों के औरतों और बच्चों के बारे में वर्णन किया है कि वो क्या करते थे, कैसे करते थे, ठीक है। कह नहीं सकती कि अब कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया, और बिना किसी चिर परिचित समारोह के मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए। तो फिर अचानक से मतलब लेखिका खुद भी नहीं समझ पाई, और कब पता नहीं उनके अंदर उन बच्चों को पढ़ाने की इच्छा जागी, ठीक है। उन्होंने सोचा कि उन बच्चों को वो पढ़ाएंगी, कुछ सिखाएंगी। और फिर बिना किसी चिर परिचित समारोह, मतलब बिना कोई फॉर्मल मीटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई। चिर परिचित मतलब पहले से जाना पहचाना, ठीक है, बहुत पहले से जाना पहचाना। तो वैसा कोई मीटिंग या वैसा कोई समारोह के बिना भी, बिना किसी चीज के, बिना किसी मतलब आशा या बिना किसी संदेश के ही उन्होंने मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए। तो जैसे ही मतलब उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, और फिर शुरू भी हो गया उनका पढ़ाना पीपल के छाव के नीचे। जैसे कि पहले के स्कूलों में आपने देखा होगा ना, पहले के स्कूल कैसे होते थे, पेड़ के नीचे, है ना, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई एक जगह नहीं होती थी, बस एक पेड़ के नीचे छाव में टीचर और कुछ स्टूडेंट्स नीचे बैठते थे और टीचर उनको पढ़ाती थी। तो वैसे ही महादेवी वर्मा जी भी उस गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, और उन्होंने शुरू भी कर दिया, और बिना किसी देर के और बिना किसी मीटिंग, बिना समारोह के उनका एक पढ़ाना शुरू भी हो गया पीपल के पेड़ के नीचे। और उनके आसपास स्टूडेंट्स भी एकत्र हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने नगर और ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते थे। तो कुछ स्टूडेंट्स उनके कैसे थे, वो कानों में बालियां पहनते थे और हाथ में कड़े पहनते थे। कड़ा कहते हैं ना हम, बैंगल्स, मोटे मोटे कड़े, मोटे मोटे चूड़ी टाइप, तो ऐसे वो पहनते थे। जैसे कि नगर और ग्राम का सम्मिश्रण मतलब मिक्स्ड, ठीक है, मिला के, जैसे कि शहर और गांव, शहर के और गांव के फैशन को मिलाकर ऐसा कुछ लगता था। जैसे कि वो अपने कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहनते थे, तो लगता था कि जैसे कि वो किसी शहर और गांव के फैशन को मिक्स करके पहन रहे हैं, या मिक्स करके मान रहे हैं उस फैशन को, ठीक है। कुछ बड़े भाई के कुर्ते पहने खेत में डराने के लिए लगे नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। तो देखो वो बच्चे, गांव के बच्चे कैसे होते हैं, वो क्या फिटफाट अपने कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े पहन कर रहते हैं? नहीं, वो तो अगर किसी को जाना होता है कहीं बाहर, तो वो अपने बड़े, जैसे कि लगता है कि अपने से ज्यादा बड़े कपड़े पहनकर
उन्होंने जैसे कि बड़े भाई का कुर्ता पहनकर आ गए हैं, और ऐसे लगता है छोटे छोटे बच्चे अगर ऐसे बड़े बड़े कपड़े पहनेंगे तो लगेगा ना जैसे कि लगता है जैसे कि खेत में डराने के लिए वो खड़ा होता है ना, क्या कहते हैं हम लोग, स्केयर क्रो। ठीक है, तो वैसे वो लगते थे कि जैसे स्केयर क्रो खेतों में खड़े किए जाते हैं कौओं को डराने के लिए, वैसे ही मतलब वो दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े कुर्ते पहने। छोटे छोटे बच्चे अपने से ज्यादा बड़े बड़े कुर्ते पहनकर ऐसे लगते हैं। ठीक है, कुछ उभरी पसलियां, बड़े पेट वाले, कुछ बच्चे कैसे थे, उभरी पसलियां मतलब इतने पतले पतले बच्चे, और वो ऐसे ही घूमते हैं बिना कपड़े के। वो बच्चे गांव में देखे हैं ना, तुमने देखे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे ही घूमते हैं, एकदम उनके शरीर में मांस नहीं होते, बहुत पतले पतले पसलियां, उभरी पसलियां मतलब ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे कि उनकी हड्डी, उनके तन में, उनके बदन, उनके शरीर में उनकी हड्डी दिखाई पड़ती है, ऐसे पतले पतले वो होते हैं। फिर बड़े पेट वाले, कुछ के पेट बहुत बड़े बड़े थे और दुबले रूखे थे, कुछ ऐसे पतले दुबले से थे, पर घीसा उनमें अकेला ही रहा और आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही है। तो लेखिका किसके बारे में सोच रही हैं, अपने एक स्टूडेंट घीसा के बारे में। ठीक है, वो सोच रही हैं कि उन दिनों भी जब वो पढ़ा रही थी तब भी उनमें से घीसा सबसे अलग रहता था, सबसे अलग था घीसा, और तब भी वो सबसे अलग था, और आज उनकी स्मृति में भी, उनकी यादों में भी घीसा का स्थान एक अलग है। ठीक है, वो घीसा के बारे में सोचती हैं। ठीक है, वो गोधूली मुझे अब तक नहीं भूली, मेरे पाँव नाव की ओर बढ़ रहे थे, पर अंधकार में आती एक स्त्री को देखकर ठिठक गए। तो देखो, गोधूली मतलब शाम के समय। ठीक है, गोधूली मतलब शाम के समय, वो मतलब वो शाम उन्हें आज तक याद है, वो इवनिंग उन्हें आज तक याद है कि क्या हुआ, वो आज तक नहीं भूली कि क्या हुआ था उस इवनिंग को। मेरे पाँव नाव की ओर बढ़ रहे थे, वो मतलब नाव की ओर चल रही थी, वो गंगा पार करके शायद उन्हें कहीं, या फिर गंगा के उस पार, या फिर गंगा के किसी पार उन्हें जाना होगा, इसीलिए वो गंगा से गंगा नदी के पार करने के लिए नाव चढ़ रही थी। ठीक है, और तभी उन्हें एक स्त्री दिखाई दी अंधकार में आती हुई, मतलब तब शाम का समय था, हल्का हल्का अंधकार था, अंधेरा था, और उसी समय उस अंधेरे में कोई औरत आ रही थी। उन्हें आते देखकर इनके महादेवी वर्मा लेखिका के पैर रुक गए, ठिठक गए मतलब रुक गए। सांवला रंग, लंबा मुख, बिना किनारे की गाढ़ी धोती से स्वयं को ढके, अपने अर्धनग्न बालक को चिपकाए कुछ कहने लगी। तो देखो, वो उस औरत का वर्णन किया गया है कि वो कैसी थी। उनका रंग कैसा था, उस औरत का रंग सांवला रंग था। ठीक है, वो उनका लंबा मुख, उनका मुख थोड़ा लंबा सा था। बिना किनारे की गाढ़ी धोती से स्वयं को ढके, मतलब उन्होंने जो साड़ी पहनी थी वो साड़ी नहीं थी, असल में वो एक धोती थी बिना किनारे की, मतलब उस साड़ी का कोई बॉर्डर नहीं था। ठीक है, एक मोटी मतलब थोड़ी भारी, गाढ़ी जिसे कहते हैं। ठीक है, गाढ़ी मतलब थोड़ी भारी धोती जैसे पहने हुए वो आई थी। स्वयं को ढके मतलब अपने तन को उन्होंने ढका था उस गाढ़ी धोती से। अपने अर्धनग्न बालक को चिपकाए कुछ कहने लगी। तो वो उस बच्चे, एक बालक को मतलब एक बच्चे को साथ लाई थी। अर्धनग्न मतलब आधे नंगे, मतलब वो बस एक, देखो वो बस एक पैंट पहना हुआ था। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था। तो वैसे अर्धनग्न बालक को अपने साथ चिपकाए वो औरत आई और लेखिका से कहने लगी। क्या कहने लगी, देखो, कुछ शब्द और कुछ संकेतों से मैं यह समझ सकी कि उसका पति नहीं है, और वह जब दूसरों के घर काम करती है तो लड़का ऐसे ही घूमता है, मैं इसे भी बच्चों के साथ बैठने दूं। तो देखो, कुछ उनकी बातों से, उस औरत की बातों से और कुछ संकेतों से, मतलब कुछ चीजों को देखकर उनको ये समझ में आया, मतलब वो औरत अच्छे से अपनी बात को समझा नहीं पाई, लेकिन लेखिका समझ गई कि वो क्या कहना चाहती थी। और कुछ संकेतों से, मतलब कुछ चिन्हों को देखकर लेखिका समझ गई कि वो क्या कहना चाहती थी, कि उनके उस औरत के पति नहीं है और वो क्या करती हैं, वो दूसरों के घर काम करने जाती है, उसी से वो अपना घर चलाती है। ठीक है, अपने बच्चे को खाना खिलाती है। तो वो जब काम करने जाती है तो उसका लड़का, उनका ये जो लड़का जो उसको साथ लेकर आई थी, वो ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, तो वो चाहती है, वो औरत चाहती थी कि उस बच्चे को
लेखिका अपना जो स्कूल चलाती हैं पेड़ के नीचे, जैसे कि वो पढ़ाती हैं, वैसे ही उस बच्चे को भी वो वहां पर बैठने दे, अपने साथ बैठने दे, ठीक है, बाकी बच्चों के साथ बैठने दे और पढ़ाई कराएं, ठीक है। दूसरे रविवार को मैंने उसे सबसे पीछे दुबक कर बैठे देखा। तो उसके बाद वाले रविवार को, शायद वो रविवार को पढ़ाती हैं उन बच्चों को, तो छुट्टी में जाकर उन बच्चों को पढ़ाती हैं एक्स्ट्रा क्लास, ऐसे ही मतलब, तो अपने काम से अलग, ठीक है, वो पढ़ाती है उन बच्चों को। तो दूसरे रविवार को जब देखा, उन्होंने क्या देखा कि वो उस क्लास में वो बच्चा आया है और सबसे पीछे दुबक कर बैठा हुआ, दुबक कर मतलब थोड़ा डर कर चुपचाप बैठा हुआ था, ठीक है, पीछे बैठा हुआ था। पक्का रंग, मलिन मुख, 2 पीली बड़ी आंखें और कसकर बंद किए पतले होठ। तो उसका वर्णन भी लेखिका ने किया है, देखो, उसका पक्का रंग मतलब वो भी सांवला था, मलिन मुख मतलब मैला मुख, उसका मुख थोड़ा मैला था, 2 पीली बड़ी आंखें और कसकर बंद किए पतले होठ। तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, पीली, ठीक है, पीले लग रहे थे उसके आंखें, और पीले मतलब येलो, हाँ, येलो थी उसकी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें थी, और कसकर बंद किए पतले होठ, उसके पतले पतले होठ थे जिसको उसने कसकर बंद कर रखा था, मतलब चुपचाप बैठा था वो दुबक कर, ठीक है, मुंह होठों को दबाकर बंद करके। वह निरंतर मुझे देख रहा था, मानो मेरी सारी विद्या सीख लेना चाहता है। तो वो बच्चा लेखिका को निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली उनको देखे जा रहा था, जैसे कि वो चाहता था कि उनके अंदर की सारी विद्या वो ले ले, वो मतलब सब कुछ सीख लेना विद्या उनसे लेना चाहता था, मानो मेरी सारी विद्या सीख लेना चाहता है, जैसे कि वो चाहता है कि वो सारी विद्या उनसे सीख ले, उनसे ले ले सारी शिक्षा, ठीक है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि घीसा बाप के मरने के बाद पैदा हुआ था, उसका पिता हैजे से चल बसा था, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे लेखिका को घीसा के बारे में पता चला कि वो उसके पिताजी के मरने के बाद वो उसका जन्म हुआ था, और उसके पिताजी कैसे चल बसे थे, उनके पिताजी को हैजा हुआ था, इसीलिए वो मर गए थे। और इसलिए देखो, गांव वालों ने मेरा मन फेरने के लिए अनेक बातें बताई, पर घीसा इससे मेरे और निकट आ गया। तो लेखिका को घीसा के बारे में लोगों ने बहुत उल्टी सुल्टी बातें बताई, गांव वालों ने, लेकिन इससे लेखिका का मन नहीं बदला, बल्कि वो घीसा के बारे में और ज्यादा मतलब घीसा उनके और ज्यादा करीब आ गया, ठीक है, वो घीसा को और ज्यादा प्यार करने लगी, ठीक है, घीसा पर उनका मन और ज्यादा आ गया। पढ़ने, समझने, याद करने, किताब को साफ रखने में उसके समान कोई चतुर न था। तो वो बच्चा घीसा पढ़ने लिखने में, चीजों को समझने में, चीजों को याद करने में, और अपने किताबों को सहेज कर साफ साफ रखने में वो बहुत चतुर था, मतलब वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, समझता भी अच्छे से था, याद भी अच्छे से करता था, और अपनी कॉपी किताबों को भी अच्छे से रखता था, ठीक है, साफ साफ रखता था। कभी कभी उसे उसकी माँ से मांग लेने का मन करता था। तो देखो, लेखिका को उस बच्चे से बहुत लगाव था, घीसा से बहुत लगाव था, इसलिए वो कभी कभी चाहती थी कि उनको मन करता था कि उसकी माँ से उसे मांग ले, ठीक है, घीसा की माँ से कहे कि घीसा को उसे दे दे, लेखिका को दे दे उन्हें, ठीक है। देखो, शनिवार के दिन अपने छोटे दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर से लीप आता। तो देखो कितना मेहनती है ये बच्चा। वो जिस दिन शनिवार के दिन, रविवार को पढ़ने बैठना है ना सबको, रविवार को क्लास लगेगी, तो शनिवार को वो क्या करता था, वो जो जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ के पढ़ते थे, वो शनिवार को जाकर उस पीपल के पेड़ की छाया को, मतलब पीपल के पेड़ के नीचे जमीन को अच्छे से गोबर से लीप आता था, ठीक है, गोबर से लीप कर आता था वो उस जगह को जहाँ पर वो बैठकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ताकि वो साफ रहे और अगले दिन जाकर वो लोग आराम से बैठे, ठीक है। तो वो साफ करता था। देखो वो कितना अच्छा और मेहनती लड़का था। रविवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही फटे कपड़े में रोटी नमक दबा गंगा तट पर आ बैठता। तो वो और संडे को क्या करता, संडे को जब सुबह उसकी माँ चली जाती काम पर, तो वो गंगा किनारे आकर बैठ जाता, गंगा के नदी किनारे आकर बैठ जाता, जहाँ पर उसकी टीचर आने वाली हैं, लेखिका जहाँ पर आने वाली हैं, तब वो क्या करता, जाकर नदी किनारे, गंगा किनारे चुपचाप जाकर बैठ जाता, रोटी नमक दबाकर, अपने फटे कपड़ों में रोटी और नमक दबाकर लेकर आ जाता, ठीक है, और आके गंगा किनारे बैठ जाता। जैसे ही उसे मेरी नीली सफेद नाव की झलक दूर से
दिखाई पड़ती, वो अपनी टांगों पर तीर के समान बढ़ता हुआ जोर से कहता गुरु साहब, और पेड़ के नीचे पहुंच जाता। तो जैसे ही वो उनकी नाव दिखाई, अपनी गुरु की, मतलब लेखिका कैसे नाव से आती थी, उनका नीली सफेद, उसे मेरी नीली सफेद नाव की, मतलब नील और मतलब हल्के नीले, मतलब नीली सफेद नाव दिखती थी उनको, जैसे कि मतलब ब्लूइश व्हाइट, ठीक है, ऐसी कलर की नाव थी। और उसे देखकर ही, वो दूर से देखकर ही पहचान जाता था घीसा, और दूर से देखकर ही वो चिल्ला पड़ता था कि कैसे गुरु साहब करके, वो अपनी तेजी से खूब अपनी टांगों पर तीर के समान, मतलब तीर जैसे स्पीड में जाता है, वैसे ही वो बच्चा अपनी पैरों से दौड़कर, तेजी से दौड़कर गुरु साहब कहकर चिल्लाता है। गुरु मतलब टीचर साहब, ठीक है, गुरु साहब करके चिल्लाता है, और फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है क्लास के लिए, ठीक है। पेड़ की नीची डाल पर रखी मेरी शीतल पाटी झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती, सूखी स्याही की दवात और टूटे निब वाली कलम पेड़ के कोटर से निकालकर यथास्थान रख दी जाती, और कुछ विद्यार्थी मेरे स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाते। तो देखो, वो जैसे ही वो जाने वाली होती हैं, तभी ये चिल्लाकर पहुंच जाता है गुरु साहब करके, और फिर वहां जाकर पहुंच जाता है अपनी उसी पीपल पेड़ के नीचे पढ़ाई करने के लिए। और फिर वहां पर जाकर क्या करते हैं वो लोग, जो सबसे नीची डाली पर रखी हुई, मतलब पेड़ के नीचे वाली डाली पर खोसकर शीतल पाटी जो होती है, हम चटाई बोलते हैं ना उसको, चटाई शीतल पाटी, तो उसे जिसे बिछाकर वो बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो शीतल पाटी उतार कर बिछा दिए जाते हैं झाड़ पोंछ कर, ठीक है, बिछा देते हैं वो लोग। और सूखी स्याही की दबात और टूटे निब वाली कलम पेड़ के कोटर से निकालकर यथास्थान रख दी जाती है। तो सूखी स्याही की दबात, उनकी मतलब इंक पॉट, उनका इंक पॉट होता है जिससे वो लिखती हैं, उनके लिखने वाली वो सूखी स्याही वाली दबात, उनका इंक पॉट, और टूटे निब वाली कलम, ठीक है, मतलब एक ऐसी कलम जिसकी निब ही टूटी हुई थी, ठीक है, वो कलम पेड़ के कोटर से निकालकर यथास्थान रख दी जाती। पेड़ के कोटर मतलब वृक्ष के तने का वो जो ऐसा खोखला जगह जो मतलब जिसमें जान नहीं है, ठीक है, वो ऐसा एक अंदर पेड़ के अंदर एक गुफा, मतलब छोटा छोटा ऐसे होल होता है ना, जिसके अंदर वो रखते हैं, ठीक है, पेड़ के डाल पर खोसकर चटाई रखते हैं, और पेड़ के अंदर मतलब पेड़ के तने में, पेड़ के स्टेम पर एक गोला, मतलब एक होल होता है जैसे, तो उसमें वो लोग स्याही रखते हैं, इंक पॉट वगैरह, कॉलम वगैरह वहां पर रखते हैं। तो वो सब चीज वहां से निकालकर जहाँ की चीज जहाँ रख देते हैं, यथास्थान मतलब जहाँ उसे होना चाहिए, ठीक है, उसके स्थान पर जहाँ उसे उस कलम को, जैसे कि क्लास में टीचर आने से पहले स्टूडेंट्स मार्कर, डस्टर वगैरह सब सहेज कर रख देते हैं ना टीचर आने से पहले, तो वैसे ही ये बच्चे भी यथास्थान मतलब जहाँ होना चाहिए उनके उचित स्थान पर उन सब चीजों को निकाल कर रख देते हैं, रेडी कर देते हैं सब कुछ, ठीक है। और कुछ विद्यार्थी मेरे स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, और फिर कुछ विद्यार्थी उनको वेलकम करने के लिए, क्लास के लिए वेलकम करने के लिए, टीचर को वेलकम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी क्लास के लिए सारी तैयारी उन्होंने कर ली। तो फिर स्टूडेंट्स आज यहीं तक। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, एंड अगले क्लास में हम जान जाएंगे कि आगे क्या होता है। और आज के लिए ये क्लास यहीं खत्म होता है। थैंक यू।